हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए क्लास 10th एसएसटी में चैप्टर 5 डेमोक्रेसी लेके आए हैं। और डेमोक्रेसी के बारे में आपने पिछली क्लास में देखा था कि डेमोक्रेसी है क्या, इसका वर्ड मीनिंग क्या है। ये डेमोस प्लस क्रेशिया दो शब्दों से मिल से बनी है और उसका शाब्दिक अर्थ था पावर ऑफ क्राउड, मतलब भीड़ की ताकत या कहें कि जनता की ताकत या जनता की शक्ति के रूप में हमने डेमोक्रेसी को देखा था। अब हम देख रहे हैं डेमोक्रेसी के कुछ थ्योरीज हैं। हर एक फिलोसफर की एक अलग थ्योरी है, तो हमने भी कुछ थ्योरीज की बात करी है। तो वेरियस थ्योरी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की वेरियस थ्योरी है। फर्स्ट थ्योरी बताइए द ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ट्रेडिशनल लिबरल मतलब परंपरागत और उदारवादी सिद्धांत। ये परंपरागत उदारवादी सिद्धांत प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, क्योंकि लगभग दुनिया के जो सारे कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी के वो इसी के तहत चल रहे हैं। इसके मेजर फिलोसफर की बात करें तो इसमें आते हैं हॉब्स, लॉक्स, रूसो, बेंथम, जेम्स स्टुअर्ट मिल, टी.एस. ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेस्पर्स, हर्बर्ट स्पेंसर एटसेट्रा। ये इसके कुछ मेजर फिलोसफर हैं जिन्होंने लिबरल एंड ट्रेडिशनल थ्योरी को हमारे को प्रेजेंट किया है। और लिबरल कॉन्सेप्ट थ्योरी में ये बताते हैं कि इस प्रकार की थ्योरी जो जनता के लिए उत्तरदायी हो, ऐसा लोकतंत्र जो जनता के लिए उत्तरदायी हो और जनता का सम्मान करता हो। तो इसी प्रकार के लोकतंत्र की इन्होंने कल्पना करी है। लॉक्स कहो, चाहे रूसो कहो, चाहे बेंथम कहो, चाहे जेम्स स्टुअर्ट मिल कहो, अब्राहम लिंकन कहो, हर्बर्ट स्पेंसर कहो, इन सबका ऐसा मानना था कि लोकतंत्र बिना जनता के उसका अस्तित्व नहीं है और बिना लोकतंत्र के जनता का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि फिर तो बंदर राज हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी और जो पावरफुल होगा वो कमजोर को दबा देगा, उसको उसका अस्तित्व मिटा देगा। इसलिए इन्होंने बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दिया कि ये ट्रेडिशनल होनी चाहिए और लिबरल होनी चाहिए, ये एक दूसरे के प्रति उदार होनी चाहिए। उदारवादी विचारधारा पर उन्होंने जोर दिया। परंपरागत रूप से इन्होंने कहा कि जो परंपरा है कि हर एक दूसरा इंसान उसका साथ दे, सरकार उसका साथ दे, इसके साथ ही वह जन्मजात सम्मान पैदा हुआ है तो सम्मानता का व्यवहार उसके साथ किया जाए। इस प्रकार के लोगों का मानना था। फिर उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने आप में एक विजनरी पर्सन होता है, बुद्धि उसमें जो है कूट कूट के भरी होती है, तो वह दैनिक जीवन में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करता, अपने विवेक का इस्तेमाल करता है। फिर इन्होंने बताया कि सभी व्यक्ति मूलतः क्या होते हैं, सम्मान होते हैं। तो वह बाईवर्त सम्मान है तो उनके साथ फिर भेदभाव क्यों किया जाना चाहिए। वो जब बाईवर्त सम्मान है तो उनको समानता का व्यवहार उनको मिलना चाहिए। फिर कहा कि मानव स्वतंत्र विचरण करने वाला प्राणी है, वो स्वतंत्र रूप से रहना चाहता है, अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता है। तो इन्होंने क्या किया, उनको कहा कि अभिव्यक्ति की उनको आजादी दी जाए, वो अपनी बात दिल से कह सकें, अपनी समस्या को जो सबके सामने शेयर कर सकें। इस प्रकार की विचारधारा इन्होंने दी और कहा कि स्वतंत्र रूप से उसको छोड़ा जाए। लेकिन एक अच्छी बात इन्होंने जो डाली, इन्होंने कहा कि इस प्रकार के लोकतंत्र में एक स्वतंत्र रूप से न्यायपालिका हो, जो हर एक व्यक्ति की, चाहे वो निम्न वर्गीय हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे उच्च वर्गीय हो, उनके अधिकारों का क्या करे, उनकी रक्षा करे। तो इस प्रकार इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि इस प्रकार के लोकतंत्र में एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो जो सबके राइट्स को क्या करे, कंजर्व करे, संरक्षित करे। फिर इन्होंने कहा इस शासन सरकार की शक्ति पर आधार जनता किसी प्रकार की राजनीतिक सत्ता को मात्र न्याय के आधार पे तुलनात्मक रूप से देखा जाए, कि किसी भी सरकार के रूप में वह जनता को जब अपना न्याय देने की बात करती है तो न्यायिक वृत्ति उसकी होनी चाहिए। जैसे भी आप राजस्थान की ताजा घटनाक्रम में देख रहे हैं कि हमारे विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बार बिल पास हुआ और हमने गवर्नर को भेजा। जब गवर्नर ने 2 बार लौटाया तो उन्होंने तीसरी बार भेजा। तो परंपरा रही है कि अगर केंद्र सरकार की बात करें तो राष्ट्रपति के पास 2 बार विधेयक जाता है तो दूसरी बार उसको साइन करने पड़ते हैं। सेम इसी प्रकार स्टेट में गवर्नर के पास ही राइट होते हैं, इसलिए इनको रबड़ स्टैम्प कहा गया है। क्यों? क्योंकि 2 बार जब विधेयक जाता है तो उसमें कुछ संशोधन करके या बिना किए उसको एज इट अगर सदन वापस भेजता है तो उनको
साइन करने पड़ते हैं, अप्रूवल देना पड़ता है। लेकिन अब कुछ परिस्थितियां अलग थी, क्योंकि जब सरकार अल्पमत में थी, कुछ विधायक इससे नाराज होकर बाहर चले गए थे। ऐसी स्थिति में राज्यपाल को 21 दिन का जो एक टाइम पीरियड का जो अधिकार होता है उसका उन्होंने पालन किया और कहा कि आप 21 दिन के बाद नोटिस देकर सत्र चालू कर सकते हैं। इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट जो है आज प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा फलीफुलित हो रहा है, सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है और इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। फिर बात करें द प्लुरलिस्ट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र तो हो लेकिन उसमें बहुलवादी सिद्धांत भी होना जरूरी है। मतलब लोकतंत्र में एक सिंगल पार्टी रह जाएगी तो शायद वह सही तरीके से कार्य नहीं करेगी। इसलिए इन लोगों का मानना है बहुलवादी जो सिद्धांत प्लुरलिस्ट थ्योरी वाले लोग थे वो खासतौर से लास्की एंड बार्कर, कोल और डिग्बी। तो इन्होंने कहा कि ये बहुलवाद वाला होना चाहिए, इसमें बहुत सारे राजनीतिक दल होने चाहिए ताकि अपोजिशन के रूप में या विरोध के रूप में वो खड़े हों तो सरकार सोच समझ के फैसले ले। तो इस प्रकार इन्होंने बहुलवादी सिद्धांत को अस्तित्व दिया और उन्होंने अपनी बात सामने रखी और दुनिया ने इस सिद्धांत को भी माना। तो आज आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र में बहुलवादी पार्टियां हैं। आप देखते हैं कांग्रेस है, बीजेपी है, बसपा है, जेडीयू है, तृणमूल कांग्रेस है, आप पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां जो हिंदुस्तान में काम कर रही हैं। तो ये प्लुरलिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग आता है, बहुलवादी सिद्धांत के अकॉर्डिंग आता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी होना जरूरी है ताकि सरकार स्मूथली काम कर सके और जनता के हित में कार्य कर सके और जनता के हित में जो है फेवर में है कानून बना सके। अब बात करें हम द एलिटिस्ट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। एलिटिस्ट थ्योरी का होता है अभिजन वर्गीय। अभिजन वर्गीय का मतलब होता है कुछ विशेष वर्ग का प्रभुत्व इसमें होना जरूरी है। आप जानते हो कि जब किसी प्रकार के लोकतंत्र में चुनाव किए जाते हैं तो वोटिंग के टाइम एक विशेष अभिजन वर्ग ही आगे बढ़कर आता है। तो आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो हैं रिश्वत देके कहें या पार्टी में अपनी अप्रोच रखने के लिहाज से कहें, वो पैसे के बल पे, धन बल के आधार पर टिकट लेकर चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि लोकतंत्र में गुंडाराज भी हो जाता है। कुछ बदमाश लोग जो हैं वो भी चुनाव में जीत के आ जाते हैं, तो बंदूक की नोक पे समझे, चाहे जनता के डर के करके समझे, जो भी है पैसे के बल पे समझे। तो ऐसी हालात के अंदर एक विशिष्ट अभिजन वर्ग का जो है अस्तित्व या प्रभाव इसमें हो जाता है। तो कई बार आम आदमी की बात को तवज्जो नहीं दी जाती है, उसको अधिकारों की रक्षा प्रॉपर नहीं की पाती है। तो इस प्रकार ये एलिटिस्ट थ्योरी है, एक विशिष्ट अभिजन वर्गीय थ्योरी है जिसको खासतौर से मेजर फिलोसफर इसके हैं रॉबर्ट मिचेल्स, मॉस्को एंड पार्टो एंड बुरहम। ये कुछ फिलोसफर हैं जिन्होंने एलिटिस्ट थ्योरी को इजाद किया, इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने दिया। अब हम बात करें द मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। मार्क्सिस्ट थ्योरी कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई, खासतौर से कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स एंड लेटिन स्टेलन, माओ तुंग एटसेट्रा। ये कुछ फिलोसफर हैं जिन्होंने मार्क्सिस्ट थ्योरी दी। कार्ल मार्क्स का मानना था कि किसी प्रकार के लोकतंत्र में समाजवाद की बात की जाए, आर्थिक समानता की बात की जाए। इन्होंने एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दिया था, वाद विवाद और संवाद। एक वीट प्लांट से उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जिस प्रकार एक गेहूं का पौधा छोटा सा दाने के रूप में अंकुरित होता है, अंकुरित होकर वो छोटा सा पौधा बनता है, फिर उसके ऊपर बाल आती है, फिर उसमें दाने पकते हैं और उन दाने को निकाल के वापस दाने से दाना बन जाता है। इन्होंने थ्योरी दी और अपने कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करी कि एक दाना, एक नन्हा सा दाना जब जमीन में डाला जाता है, वो अंकुरित होता है, वो पौधा बनता है, उसमें फल आता है, देन वापस वो फल बीज में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो गेहूं के दाने से पौधा, पौधे में बाल, बाल पकी और वापस किस में आ गई? दाने में आ गई। तो वापस दाने से दाना बना। तो इनका मतलब होता है वाद, प्रतिवाद और संवाद। मतलब किसी विशेष सब्जेक्ट, विशेष पर अगर वाद होता है तो उसके समक्ष प्रतिवाद सामने आता है, उस पर एक्शन होता है, देन रिएक्शन होता है,
एक्शन के बाद रिएक्शन होता है तो उसका कुछ रिजल्ट या कुछ उसका आउटपुट मिलता है, उस आउटपुट में सॉल्यूशन होता है। जब सॉल्यूशन होता है तो जैसी वो चीज थी वैसी की वैसी आ जाती है। उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जिस प्रकार निम्न वर्गीय लोग एक मजदूर की भांति किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और फैक्ट्री मालिक उन पे कुछ इस विशेष प्रकार की परिस्थितियों के आधार पर कुछ ऐसे कानून या दबाव या अनइथिकल प्रैक्टिस उनसे करवाता है, तो वो लोग इकट्ठे होते हैं, वाद करते हैं, देन प्रतिवाद होता है, दोनों में बातचीत होती है। अगर वो फैक्ट्री मालिक इस बात को मान लेता है तो एज इट व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो जाती है। अगर वो नहीं मानता तो सारे लोग इकट्ठे करके स्ट्राइक कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं और या तो फैक्ट्री मालिक को खत्म कर देते हैं या फैक्ट्री पे अपना अधिकार जमा लेते हैं और खुद का प्रोडक्शन खुद चालू कर देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि वाद होगा उसका प्रतिवाद संभव है, प्रतिवाद है तो उसका सॉल्यूशन भी संभव है। तो इस प्रकार दाना, पौधा, बाल, फिर दाना, तो इस प्रकार किसी भी कॉन्सेप्ट को कार्ल मार्क्स ने समझाया कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट बताया कि जनता के लिए, जनता की चुनी हुई सरकार जब काम करती है तो उसके हित में काम करनी चाहिए। सरकार या लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। इन्होंने साफ साफ कहा कि लोकतंत्र एक साधन है, साध्य नहीं। वह उस मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है जिसके अंदर एक सिद्धांत दिया होता है कि जनता के लिए जनता का शासन और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता है। इसलिए जनता इसमें सर्वोपरि रहती है, सेंटर में रहती है, केंद्र बिंदु में रहती है। तो जनता को ध्यान में रखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी दी, जिसको मार्क्सिस्ट थ्योरी या कार्ल मार्क्सवादी सिद्धांत वाला लोकतंत्र कहा गया। फिर है सोशलिस्ट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। सोशलिस्ट थ्योरी एक समाजवादी लोकतंत्र है। समाजवादी लोकतंत्र की छाया कार्ल मार्क्स के मार्क्सिस्ट सिद्धांत से ही पड़ती है। ये इसी सिद्धांत में से अलग निकल के अलग सैद्धांतिक रूप से डेमोक्रेसी का रूप बना सोशलिस्ट, मतलब समाजवादी। इनमें पूरी तरह जोर दिया गया कि समाज सर्वोपरि है और किसी प्रकार को समाज के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो समाज के प्रति उत्तरदायी होगी तो लॉन्ग टर्म वो लोकतंत्र जो है अस्तित्व में रहेगा। अदरवाइज जब जनता के खिलाफ होगी, समाज के खिलाफ होगी, समाज की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, इसके अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा समाज रोडों पे आ जाएगा और जो है सरकार का या उस डेमोक्रेसी का ऑब्जेक्शन करेगा और उसका अस्तित्व मिटा देगा। इस प्रकार इन्होंने पूर्णतः समाज ओरिएंटेड व्यवस्थाओं की बात करी और पूरी तरीके से समाज के ऊपर उन्होंने फोकस किया कि किसी भी लोकतंत्र को समाज के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए अगर उसको लंबे समय तक चलना है। तो इस प्रकार समाजवादी लोकतंत्र के कॉन्सेप्ट इसी कार्ल मार्क्स वाले कॉन्सेप्ट से अलग होकर बाहर निकला और समाज के ऊपर बात की गई। अब हम बात करते हैं कि समाजवादी लोकतंत्र में बहुत सारी चीजें हैं जो मार्क्सवाद में निहित आर्थिक आदर्शों के साथ साथ चलती हैं कि कार्ल मार्क्स किस प्रकार समाज की बात रखता है। तो समाजवादी लोकतंत्र में उनका बड़ा महत्व है। तो हर प्रकार से हम देखें तो ये जो कॉन्सेप्ट है या थ्योरी है डेमोक्रेसी की, ये डेमोक्रेसी की तमाम थ्योरियां इस आधार पर अपने आप को निश्चित करती हैं कि ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, प्लुरलिस्ट थ्योरी, विशिष्ट अभिजन योग्य थ्योरी क्या है, एलिटिस्ट थ्योरी क्या है और मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या है और सोशलिस्ट थ्योरी क्या है। तो तमाम पांचों प्रकार की जो थ्योरियां हैं ये अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से इनके जो फिलोसफर हैं वो रखते हैं कि वास्तव में लोकतंत्र को कैसा होना चाहिए। तो इस आधार पर आप समझ चुके होंगे कि वास्तव में लोकतंत्र कैसा होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो महत्व दिया जाता है ट्रेडिशनल और लिबरल थ्योरी को दिया जाता है कि वह जनता के प्रति क्या हो, उदार हो। इस प्रकार की व्यवस्था अगर जनता के प्रति उदार होगी, उदारता की दृष्टि से हम देखें तो संविधान में कुछ संशोधनों की बात की गई है कि आने वाले समय में जनता के हित निहित ध्यान में रखते हुए समय की मांग के अनुसार उसमें सुधार किया जाना चाहिए और होता भी रहा है। बहुत सारे संविधान में जो है सुधार होते रहे हैं और जनता को नए नए राइट्स मिलते रहे हैं। प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आप थ्योरी कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी के अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।